तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब जो है देने वाला हूँ। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनको फॉर्म अप्लाई करने में तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग घबराइएगा मत, इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे दूंगा। और देखिए, मैं कहता रहता हूं कि यार आप सभी लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चैनल थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जो जानकारी मैं यहां पर आपको देता हूं ना, वो बड़े बड़े चैनल वाले आपको नहीं देंगे, ये हकीकत है। लेकिन फिर भी यार आप सभी लोग ना ही मुझे सपोर्ट करते हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। पता नहीं आपके मन में क्या है यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो भाई, कुछ भी नहीं होगा। जानते हैं बहुत मेहनत करता हूं एक एक वीडियो बनाने के लिए, और आप जब सपोर्ट करते हो ना तो मैं अंदर से मोटिवेट होता हूं। इसलिए यार आप लोग सपोर्ट जरूर किया कीजिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहां पर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया कुछ सवाल है जिसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। जीडीएस के रिगार्डिंग में 21,413 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद जो है शामिल है। इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है, और आप सभी लोग को मालूम है कि 3 मार्च 2025 तक आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर पाओगे। सबसे पहला सवाल यहां पर यह है कैंडिडेट का कि सर ये बताइए, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन से कोई स्टूडेंट जो है 2 सर्किल से फॉर्म अप्लाई कर सकता है कि नहीं अप्लाई कर सकता है। इनका कहने का मतलब बेसिकली ये है कि रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है, लेकिन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करके क्या वे 2 सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्म तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आगे चल करके अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप पकड़े जाओगे ना तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है ना, वो होता है डिजी लॉकर के माध्यम से। और डिजी लॉकर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप 2 सर्कल से या फिर किसी प्रकार से डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, उस स्थिति में आप ट्रेस कर लिए जाओगे, और अगर आप एक बार पकड़ लिए गए ना तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए मेरी मानिए तो आप 2 या फिर 3 सर्कल से फॉर्म को अप्लाई मत कीजिए, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन का यूज बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है ना। केवल 1 सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तरीका मैंने बताया है कि किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। कल की वीडियो आपने देखा है कि नहीं देखा है, लो कट ऑफ डिवीजन के बारे में मैंने बताया था कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो ना, वहां पर कुछ ऐसे डिवीजन का नाम मैंने आपको चुन चुन करके बताए थे जहां से आप फॉर्म में अप्लाई करोगे और वहां का कट ऑफ बहुत कम जाएगा, ठीक है ना। तो वो वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन से आप सभी लोग बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई मत कीजिए, मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा। अगला सवाल यह है कि सर ये बताइए, इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। देखिए दोस्तों, कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट की मैं बात करूंगा तो कट ऑफ जो है आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। थर्ड मेरिट सूची आने के बाद से आपको कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि जीडीएस की भर्ती में क्या होता है, ज्यादातर जो कोविड के टाइम पर पास कैंडिडेट है ना, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, आप सभी लोग को मालूम है। क्योंकि उनको प्रमोट किया गया था तो इनके 98%, 99% और बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके कि 100% भी मार्क्स हैं। तो सबसे पहले इन्हीं कैंडिडेट को यहां पर लाभ मिलता है जीडीएस की इस भर्ती में। उसके बाद जो कैंडिडेट सीबीएसई बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास किए हैं, उनका भी परसेंटेज ज्यादा रहता है, तो उनको भी यहां पर ज्यादा लाभ मिलता है। भले उनको आता जाता हो चाहे ना आता जाता हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन वे कैंडिडेट जो कि 2005 में, 6 में, 8 में, 10 में या फिर उसके बाद पास हुए होंगे और उनके अगर मान लीजिए कि 50%, 60% मार्क्स होंगे ना, तो वे कैंडिडेट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, ये हकीकत है। अब सबसे पहले मैं आपको अलग अलग सर्कल का यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा ना, तो अगर आप उड़ीसा सर्कल से बिलोंग करते हो तो फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ है आपको तकरीबन 90% के अराउंड देखने को मिलेगा। उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, नॉर्थ ईस्ट और असम, ये 4 ऐसे सर्कल है, यहाँ का कट ऑफ आपको बाकी सर्कल के मुकाबले थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जैसे मेरिट सूची आती जाएगी वैसे वैसे कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 92 से लेकर के 95% के बीच में अगर आपके मार्क्स होंगे हाई स्कूल में तो आपका नाम फर्स्ट मेरिट सूची में आ जाएगा। उसके अलावा गुजरात की अगर मैं बात करूंगा तो गुजरात में भी सेम ही है, 93% से लेकर के 95% के बीच में अगर आपके हाई स्कूल में मार्क्स होंगे तो आपका नाम आने का चांसेस है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ का कट ऑफ
आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। स्पेशली मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है फर्स्ट लिस्ट में 80%, उसके अलावा 75% में और 70% में भी मेघालय सर्कल की अगर मैं बात करूंगा मेघालय डिवीजन में तो वहां पर 70% 75% में भी कैंडिडेट का नाम आता है फर्स्ट लिस्ट में, और यह हकीकत है। उसके अलावा असम की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का भी कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपके हाई स्कूल में 85 से लेकर के 90% के अराउंड में मार्क्स है तो आपका फर्स्ट लिस्ट में आने का चांस है। उसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना की अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरी तरीके से हाई कट ऑफ सर्कल है, ठीक है ना। मतलब यहाँ का जो कट ऑफ है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तकरीबन 97 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ देखने को मिलेगा, यह हकीकत है। उसके अलावा बिहार की अगर मैं बात करूंगा, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा, यानी कि इधर जितने भी सर्कल का नाम मैंने लिख रखा है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, यहाँ का कट ऑफ आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्पेशली तौर पर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होता है वो 99 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको फर्स्ट मेरिट सूची का कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। वहीं पर मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगा तो 96 से लेकर के 99% के अराउंड में कट ऑफ देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर भी 97 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। झारखंड की मैं बात करूंगा तो 97 से लेकर के यहाँ पर 100% के अराउंड में कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। यूपी की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर भी 95 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा बिहार की अगर मैं बात करूंगा तो बिहार का भी कट ऑफ आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा, तकरीबन 90% से लेकर के 95% वाले कैंडिडेट का जो है फर्स्ट मेरिट सूची में सिलेक्शन होगा, यह हकीकत है। तो इसी के अराउंड में आपको फर्स्ट मेरिट सूची का कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। और यकीन नहीं है तो 24 तारीख के बाद यानी कि 24 मार्च के बाद जो है फर्स्ट मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी, आप सभी लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो काफी सारे कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर ये बताइए हिंदी सर्कल के स्टूडेंट मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं अप्लाई कर पाएंगे। देखिए दोस्तों हिंदी सर्कल के जो स्टूडेंट है वे मेघालय से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अरुणाचल प्रदेश से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट को लेकर के प्रॉब्लम होगी और वो ऑनलाइन तरीके से बनता नहीं है। एक बार आपका मेरिट सूची में नाम आ भी गया ना अरुणाचल प्रदेश से या फिर मेघालय से, तो लोकल लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है वो आसानी से आप नहीं बना पाओगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए आप मैदानी क्षेत्र से वहां पर जाओगे और ये सारे जो क्षेत्र है ना मेघालय और अरुणाचल जो है ये पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, यहाँ पर लोकल लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि मेरिट सूची में नाम आने के बाद भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्यों बाहर कर दिया जाएगा? क्योंकि आपके पास लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट जो है नहीं आप बना पाओगे। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो सर ये बताइए फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है। देखिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं और बाद में कमेंट करते हैं कि सर मैंने ये गलत कर दिया, डेट ऑफ बर्थ मैंने गलत डाल दिया या फिर पोस्ट प्रेफरेंस जो है मैंने सही से नहीं डाला। तो देखिए इसको लेकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो फॉर्म अप्लाई करने में आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी लोग एनालिसिस कीजिए कि आपकी कैटेगरी में किस डिवीजन में ज़्यादा सीटें हैं। प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूँगा 2024 की जो भर्ती आई थी 44,228 पदों पर, तो उसमें कौन से डिवीजन ऐसे हैं जहाँ का कट ऑफ कम गया था, है ना। इन सभी चीज़ों का आप सभी लोग अच्छा से एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और जब फॉर्म अप्लाई करने जाना ना तो वहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले प्राथमिकता आपको बीपीएम को देना है, सेकंड नंबर पर एबीपीएम और थर्ड नंबर पर डाक सेवक को प्राथमिकता देना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है और फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले आपको 2 या 3 बार रीचेक करना है, यानी कि अच्छी तरीके से देख लेना है कि आपके द्वारा जो भी डेटा फिल किया गया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है कि नहीं। काफ़ी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ सही से नहीं डालते हैं, फादर नेम में मिस्टेक करते हैं या फिर एड्रेस में भी कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। तो ये सारी गलती आपको नहीं करना है। फाइनल सबमिट करने से पहले आपको अच्छी तरीके से फॉर्म को देख लेना है, ठीक है ना।
5वें नंबर की मैं बात करूंगा तो अगला सवाल यह है कि सर ये बताइए NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से वे कैंडिडेट जो कि 10वीं की परीक्षा पास किए हैं वे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो इसको लेकर के मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था और मैंने आप सभी लोग को बताया था कि जितने भी कैंडिडेट NIOS से यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 10वीं की परीक्षा पास किए हैं वे सारे कैंडिडेट जो है जीडीएस की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ सर्टिफिकेट आपके पास फेक नहीं होना चाहिए, रियल और ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई करना, ठीक है ना। 6वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर अगला सवाल यह है कि सर ये बताइए जीडीएस नई भर्ती का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका जो सबसे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसेस को समझिए। 10 फरवरी से इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और 3 मार्च 2025 तक इसका ऑनलाइन आवेदन जो है चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि किसी मेरिट सूची को जारी होने में ऑनलाइन आवेदन के लास्ट डेट से 20 दिन के बाद अधिकतर क्या होता है कि मेरिट सूचियां जारी की जाती है। तो 20 दिन के बाद यानी कि 24 या 25 मार्च तक जो है आपको जीडीएस की इस भर्ती का फर्स्ट मेरिट सूची देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि अभी तो आप लोग फॉर्म में अप्लाई कीजिए, 3 मार्च के बाद तकरीबन 18 से 20 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। 24 से 25 मार्च तक जो है आपका इसका फर्स्ट मेरिट सूची देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल यह है कि सर ये बताइए जीडीएस की इस भर्ती में कुल कितनी मेरिट सूची जारी की जाएगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस की लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो आप सभी लोग को मालूम है कि 30 जून 2025 तक इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा और उसके बाद जुलाई से क्या होगा दोस्तों कि जीडीएस की नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 2025 में जीडीएस की 2 बार भर्ती जारी की जाएगी। ये पहली भर्ती है और जो सेकंड भर्ती है वो आपको जुलाई महीने में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो तकरीबन मेरे अनुसार जो है यहाँ पर 6 से 7 मेरिट सूचियां जो है जारी होंगी, ठीक है ना। तो अगर आपके हाई स्कूल में अच्छे खासे परसेंटेज होंगे तो किसी ना किसी मेरिट सूची में आपका नाम जो है जरूर से जरूर आ जाएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।